आपका 18 स्वदेश पर आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। बाजार में आज हमने काफी उतार चढ़ाव देखा, सीसॉ चल रहा। आज कल छुट्टी है, कल मुंबई में बीएमसी के इलेक्शन से तो बाजार बंद है और उसके पहले आज भारी उथल पुथल है। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी आज है, लेकिन बाजार जो है अब दिन के निचले स्तर के आसपास ही आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे, जहां पर निफ्टी आज खुला था फिर से घूम फिर के वहीं पहुंच गया है। हालांकि इंट्राडे में आज अच्छी रिकवरी की कोशिश निफ्टी कर रहा था, लेकिन उन लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाया। आज हमने देखा कि 25,800 के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन वहां से फिर से एक सेलिंग प्रेशर बना और इस वक्त आप देखेंगे कि गिरावट के साथ आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि निफ्टी बैंक की बात करें तो हल्के से गेंस है, लेकिन उथल पुथल वहां पर भी हो रही है। आज बाजार पर जिन सेक्टर्स ने दबाव बनाया, आईटी हो गया, ऑटो हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने आज बाजार पर प्रेशर बनाने का काम किया। एफएमसीजी शेयरों में भी आज हमने कमजोरी देखी, जहां से सपोर्ट है मेटल आज फिर से चमक रहे हैं और मेटल इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस के आसपास से 11,600 के ऊपर हमने आज निकलते हुए दिखा है। तो मेटल में मोमेंटम है, लेकिन बाजार में और कहां मोमेंटम है ये आगे आपको बताएंगे और अगले 1.5 घंटे में आपके लिए इंडेक्स में ट्रेड करके कमाई के मौके कहां पर बनेंगे ये जानेंगे। स्टॉक्स कौन से चमक रहे हैं, आपके लिए बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज क्या बनेंगे आज के लिए और परसों के सत्र के लिए आज ही हम बातचीत कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इस शो में आगे हम करने क्या वाले हैं। तो 2:05 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे वायदा के जो आंकड़े हैं, जरा उसको टटोलेंगे, समझेंगे कि क्या तस्वीर बन रही है बाजार की। 2:10 पर हमारे एक्सपर्ट जुड़ जाएंगे और क्लोजिंग ट्रेड्स उससे समझेंगे और ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर। 3 बजे मार्केट एट 3 रोज की तरह है, एक्शन पैक्ड। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं, तक तो सीमित नहीं रहेगा। हो सकता है कि कुछ और देश उस संघर्ष में कूदते हुए दिखाई देंगे, जैसे इजराइल अमेरिका के पक्ष में खड़ा होगा, कुछ और देश जो तुर्की वगैरह हैं शायद वो ईरान के पक्ष में खड़े दिखाई दें। तो ये एक चिंता की बात है और इसी चीज से भारतीय बाजार में ऊपरी रूप से सस्टेन करने में हम दिक्कतें देख रहे हैं। हालांकि हमने देखा था कि 25,500 हो गया या फिर 25,000 की पुट है, हल्की फुल्की अनवाइंडिंग थी, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा पुट का कॉन्सेंट्रेशन वहां पर है। और एक चीज क्लियरली मैं 2 दिन से बता रहा हूं कि 25,800 एक बड़ा हर्डल है निफ्टी के लिए। आप देखिए आज भी वहीं जाकर वहां से निफ्टी रिवर्स हो रहा है और कहां पर है 25,650 के आसपास फिर से आके खड़ा है, यानी कि आज 25,790 हाई है, वहां से लगभग 140 अंक नीचे आके निफ्टी कारोबार कर रहा है। ऑप्शंस की मैं डेटा भी देख रहा था विश्व मोहन, वहां से भी कोई कॉन्फिडेंस वाले नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। 25,800 उसके बाद 26,000 काफी ज्यादा बिल्डअप है वहां पर ऑप्शंस में और निफ्टी को इन दोनों लेवल को क्रॉस करने में ना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि जिसको फ्रेश ट्रेड करना है, एक बार जरा ये लेवल क्रॉस हो जाने दे तो ही नई पोजीशन बनाना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि इंडेक्स में आप वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखिए। हमने कहा था कि 25,800 के स्टॉप लॉस से चाहें तो आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। आप अपने शॉर्ट पोजीशन को आप कैरी कीजिए, अब 25,800 पर आप स्टॉप लॉस अपना रहने दीजिए। निफ्टी बैंक रिलेटिवली ये निश्चित तौर पर बेहतर है, लेकिन अब इसमें भी जो ट्रेड बनेगा ना मेरे हिसाब से वो 60,000 के लेवल को क्रॉस करने के बाद ही फिर निफ्टी बैंक पर कोई आपको कुछ नजर आएगा। क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक में कोई खास हम एक्शन देख नहीं रहे हैं। कुछ अन्य लीडर आज निकल के सामने आ रहे हैं। एक्सिस बैंक में करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। एसबीआई ने भी बाजार को सपोर्ट करने का काम किया, लेकिन इंडेक्स मेरा मानना है कि थोड़ी वॉलेटाइल स्थिति जो बाजार की है अभी दिशाहीन है। किसी एक साइड में आप मूव करते हुए देख नहीं रहे हैं और जितने भी गेंस थे आज दिन के, ना सिर्फ रिवर्स हुए इंट्राडे के गेंस, बल्कि निफ्टी बैंक भी सपाट हो चला है। 10-12 अंकों के आसपास की देखिए हल्की सी तेजी रह गई है। तो इंडेक्स से दूर रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक मौके बाजार में भरपूर हैं और उनका आपको बेनिफिट निश्चित तौर पर उठाना चाहिए। आज जहां पर तेजी सॉलिड है, देखिए मेटल इंडेक्स ने बनाया है आज नया हाई, 11,000 के ऊपर चला गया है मेटल इंडेक्स। और अगर आप साल भर के डेटा देखेंगे तो साल भर में ऑलमोस्ट 40% का उछाल है। मुझे तो याद नहीं था विश्वमोहन, और आपको भी शायद याद नहीं होगा कि मेटल में इस तरह की एक तरफा तेजी कब बनी थी और इस क्वांटम में कब बनी थी। क्योंकि सारे के सारे आप शेयर देखिए अलग अलग ट्रिगर से चल रहे हैं, चाहे वो वेदांता हो, चाहे डाल्को, चाहे नाल्को। वेदांता नाल्को तो हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक में भी जबरदस्त तेजी है, हिंदुस्तान कॉपर का शेयर चल रहा है। तो ये मेटल में जो आप मूव है
इसको हम देख रहे हैं कि जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन से ये भी सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, डॉलर में थोड़ी नरमी है, वहां से सपोर्ट आ रहा है, सप्लाई के क्रंच हैं वो भी एक अच्छा कह सकते हैं कि सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और ये सारे के सारे शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको दिखाई देंगे। टाटा स्टील 190 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। तो मेटल में आगे की चाल क्या होगी, जरा ये समझ लेते हैं। और एक दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेटल एक्सपर्ट हैं संजय जैन, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है यहां से। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सर, बेहतरीन रनअप हमने मेटल्स में देखी है और तमाम शेयर मतलब 1.5 गुना हो गए हैं, 2 गुने तक शेयर हो गए हैं पिछले साल भर में। आप ये बताएं कि जो अप साइकिल है मेटल की, क्या आपको लगता है कि अभी जो टेलविंड्स हैं इंटैक्ट है, अपनी जगह पर हैं और ये तेजी यही नहीं रुकेगी, अभी और चलेंगे शेयर? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से कितना शेयर चलेंगे। ये तो क्योंकि बहुत सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। पर मैं ब्रीफली एक एक मेटल के बारे में क्विकली बता सकता हूँ। जैसे यदि हम एल्युमिनियम का डायनेमिक्स देखते हैं तो ग्लोबली कुछ चीजें हैं जो डिमांड उसकी बढ़ा रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, light weighting of vehicles, and some more things, electrification and power generation, renewable energy, all these factors are driving the demand. But हमने पिछले 20-25 साल यदि देखेंगे तो डिमांड ग्रोथ जो अभी है उससे बहुत ज्यादा डिमांड ग्रोथ रही है जब चाइना का डेवलपमेंट फेज चल रहा था। पर उस टाइम क्या हो रहा था कि सप्लाई ग्रोथ जो है वो डिमांड से भी ज्यादा आ रही थी, तो प्राइसेस क्रैश हो जाते थे। पर अभी एक चीज चेंज हो गई है कि चाइना ने अपनी स्मेल्टिंग कैपेसिटी को कैप कर दिया है 45 मिलियन टन पे। तो अब क्या होता है कि साइकिल सप्लाई की तरफ से ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो डिमांड जैसे जैसे बढ़ता है तो प्राइस बढ़ते जा रहा है। अभी $3,200 का जो एल्यूमिनियम प्राइस है वो काफी हाई प्राइस है। अभी ये सस्टेन करेगा ये कहना मुश्किल है, बट क्योंकि सप्लाई नहीं आएगी, डिमांड ग्रोथ होती रहेगी, तो हो सकता है कि ये प्राइस काफी टाइम तक सस्टेन कर सके। क्योंकि एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स जो हैं वो सप्लाई ग्रोथ नहीं है, बिकॉज वेस्ट में ज्यादातर स्मेल्टर्स बंद होते गए हैं पिछले 15-20 सालों में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वहाँ पे काफी ज्यादा है, लेबर कॉस्ट ज्यादा है। और एक बार जब स्मेल्टर बंद हो जाता है तो उसको रीस्टार्ट करने में 6 महीने लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वेस्ट में जो मॉथबॉल स्मेल्टर हैं वो रीस्टार्ट करेंगे। और बाकी जगह देखा जाए तो अभी बहुत ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स दिख नहीं रहे हैं। तो अभी लोग इतना $3,000 प्लस एल्यूमिनियम प्राइसेस रहेगा तो काफी सारे लोग सोचेंगे कि स्मेल्टर लगा लें, बट अभी सब लोग अनसर्टेन है कि ये प्राइस सस्टेन करेगा नहीं करेगा। तो ये डिसीजन मेकिंग में ही 1-1.5 साल निकल जाएगा और फिर नई स्मेल्टर आने में और 4-5 साल लग जाएंगे। तो ये एल्यूमिनियम के लिए काफी बुलिश सिचुएशन है। बट क्या होता है कि मेटल्स में और बहुत सारे मैक्रो फैक्टर होते हैं कि मेटल प्राइस उनकी वजह से वापस नीचे आ जाता है, तो इसलिए ये मेटल थोड़ा रिस्की ही रहता है। बट ओवरऑल आप कहें तो मतलब बुलिश ही है। तरह के सुपर फिर साइकिल दूसरी चल रहे मेटल हैं। पे जी जी, देखें मैं फिर। संजय जी, मैं एक और सवाल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फिर आप बता दीजिएगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि स्थिति तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रही है, लेकिन जो रैली है जिस तरह की, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लग रही है। और अगर अभी और अपसाइड बाकी है तो आपको क्या लग रहा है, कमोडिटी प्राइस या ग्लोबल ग्रोथ, कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो मेटल की तेजी पर ब्रेक लगा सकते हैं? लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैक्रो चीजें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुल मिला के इन सब चीजों को देखते हैं। मार्केट का भी एक फैक्टर होता है। जनरल यदि मार्केट वीक है तो मेटल स्टॉक्स भी नीचे आ जाते हैं। ओवरऑल इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। मेटल स्टॉक्स डेफिनेटली काफी स्ट्रेच्ड है, तो अभी मेकिंग फ्रेश पोजीशन एट दीज लेवल्स वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही आपने क्रूशियल इनसाइट्स दिए सर, और बताया कि आउटलुक यहाँ से आगे क्या लग रहा है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन चलिए बाजार पर लौटते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं अपने एक्सपर्ट को। ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है।
गौरव जी, कुछ इक्का दुक्का सेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें, मेटल छोड़ दें, माइनिंग छोड़ दें और अगर एनर्जी वाले खेमे को छोड़ दें, तो बाजार का मूड थोड़ा आज भी कमज़ोर ही है। हालांकि अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट में तो लगभग बराबरी का मामला है एडवांस्ड डिक्लाइंस में। निफ्टी लेकिन डे लो के आसपास ही इस वक्त आपको दिखाई देगा। इंडेक्स पर स्ट्रेटजी क्या होगी गौरव जी, और लगे हाथ में अपने आप स्टॉक्स भी बता दीजिए कि आप कहां पर बुलिश हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। यस, आप सही कह रहे हैं। बारिंग फ्यू ज्यादातर हम देखें तो लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट अभी भी एक अच्छी चीज ये है कि स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। लार्जर शेयर्स के अंदर जो गिरावट आई है उसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी इंडेक्स में ब्रॉडली दिखाई दे रहा है। बड़े शेयर नेमली एचडीएफसी हो गया, सन फार्मा हो गया, कुछ आईटी नाम हो गए, उनकी वजह से टोल हमें निफ्टी इंडेक्स पे आता दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी काफी है और बरकरार है। जहां तक इंडेक्स का सवाल है, मैं अभी भी एक कॉन्शियस व्यू मेंटेन कर रहा हूँ। सुबह जब हम थे तब भी हमने इस फीस पे डिस्कस किया था कि बाजार जब तक 26,000 के नीचे है, मैं कुछ बहुत ज्यादा उत्साहजनक पोजीशन में नहीं हूँ। रादर यहाँ से गिरावट के चांसेस ज्यादा है। ब्रेकडाउन 25,600 के नीचे सीधे सीधे 25,400 एंड देन 25,250 की तरफ बाजार इन लेवल्स मुझे दिखाई देते हैं। आज जो शेयर्स मुझे पसंद आया है, थोड़े से ऑफबीट मैंने पकड़े हैं। फर्स्ट इज टाटा कम्युनिकेशन। एक लंबे समय से ऑफ फोकस रहने के बाद आज समवॉट एक रेजिलिएंट मूव कर रहा है इन एन अदरवाइज डल मार्केट, तो ये एक अच्छा संकेत है। रिवर्सल का संकेत मुझे मिल रहा है। 1760-62 के अराउंड ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। बाय की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस लगाना है 1725 का और 1830 से 1860 के टारगेट्स आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा शेयर मैंने चुना है वो है सरकारी खेमे से। पिछले कुछ दिनों से कई सरकारी कंपनियां बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रही हैं। एनटीपीसी के शेयर में काफी अच्छा एक पुल बैक आज के सत्र में भी आया, वॉल्यूम बैक पुल बैक है। 348-50 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 340 का स्टॉप लॉस और 375 के टारगेट्स मैं इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। टारगेट थोड़े लंबे हैं, इसलिए अवधि भी उसी लिहाज से मैंने 1 से 2 हफ्ते की चुनी है। ठीक है, 340 का स्टॉप लॉस होगा एनटीपीसी के लिए और 375 रुपये का टारगेट होगा, तो डिसेंट अपसाइड देख रहे हैं गौरव जी एनटीपीसी में, और स्टॉप लॉस छोटा है, ये अच्छी बात है। तो थोड़ा बुलिश मोमेंटम एनटीपीसी को लेकर। लेकिन अगर हम एनर्जी पैक की बात तो थोड़ा और आगे बढ़ाएं, आज एक हेवी वेट कंपनी रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं 16 तारीख को, माफ़ कीजिएगा। और रिलायंस में देख रही थी कि लगातार प्रेशर बना हुआ था, थोड़ा सा संभलने के संकेत दिए हैं रिलायंस ने। 2 दिन तेजी हुई, कल फिर से गिरावट आई, आज फिर से शेयर संभलने के संकेत दे रहा है। तो क्या 1450 रुपए के अराउंड रिलायंस में जो शॉर्ट टर्म का जो बॉटम है, क्या वो फॉर्मेशन हो गया है? इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जरा ये समझ लेते हैं कि नतीजों को लेकर अनुमान क्या है, उम्मीदें क्या है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या उम्मीदें हैं रिलायंस के नतीजों को लेकर? बिल्कुल, बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 2,58,000 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 1% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर और करीब 8% का ग्रोथ होगा सालाना आधार पर। एबिटा मार्जिन्स 18.5% पर एक्सपेक्टेड है। पिछले तिमाही में 18% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, तो सीक्वेंशियल बेसिस पर 50 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन रिलायंस इस तिमाही में रिपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अब सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले रिलायंस रिटेल, याद रखें जीएसटी कट के चलते काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रिलायंस रिटेल 10% का एबिटा ग्रोथ और करीब 5% का बॉटम लाइन ग्रोथ भी इस तिमाही में रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा याद रखें मार्जिन्स रिलायंस रिटेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। आरसीपीएल डीमर्जर और क्विक कॉमर्स सेलियंस के चलते मार्जिन्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट इस तिमाही में नजर आ सकता है। इसके अलावा ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स जो पिछले 6 क्वार्टर से $8 से $10 प्रति बैरल के आसपास थे, वो इस तिमाही में बढ़कर
करीब $12 प्रति बैरल के आसपास हो सकते हैं। तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ इस तिमाही में रिलायंस रिटेल पेश कर सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम बिजनेस की बात करते हैं। रिलायंस जियो, यहाँ पर भी 2.5 से 3% का रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी। और मैनेजमेंट की कमेंट्री टेलीकॉम हाइक, टैरिफ हाइक को लेकर क्या लेकर आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। याद रखें, रिलायंस जियो का लिस्टिंग मिडिल ऑफ 2026 में होगा और उसके पहले इंडस्ट्री की उम्मीद है कि टैरिफ हाइक हो सकता है पूरे टेलीकॉम सेक्टर में। तो वहाँ से क्या कुछ कमेंट्री आती है उस पर सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 213 से 214 रुपए के आसपास आ सकती है, जो सीक्वेंशियल बेसिस पर 1% का ग्रोथ होगा। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 211 रुपए प्रति यूज़र का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र रिपोर्ट किया था। तो ऑल इन ऑल जियो से अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। ARPU बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी कंपनी सीक्वेंशियली ग्रोथ ही रिपोर्ट करेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखें तो रेवेन्यू में 8% का ग्रोथ और एबिटा मार्जिन एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया। तो अगर देखा जाए वैसे जो हर वर्टिकल है, चाहे वो टेलीकॉम हो चाहे वो रिटेल हो, वहाँ से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छे आने वाले हैं। न्यू एनर्जी बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। अब देखते हैं कि नंबर्स किस तरह के आते हैं और जो नेगेटिविटी बनी है रिलायंस के शेयर में वो कितनी दूर हो पाती है। गौरव जी, आपसे राय लेना चाहेंगे। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप साफ हो गया रिलायंस में। 10% की ऊपरी स्तरों से गिरावट आ गई शेयर में। आपको लगता है कि शेयर ये स्टेबल हो गया है और किसी को अगर मान लीजिए थोड़ा मोड़ा भी रिस्क लेना हो तो एक बढ़िया बेट साबित हो सकता है? विवेक जी, ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से 1425 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड के लिए हम ट्राई जरूर कर सकते हैं यहाँ पे। बट इट इज डिफिकल्ट टू से कि अभी स्टेबलाइज हुआ है या नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल। या तो ये शेयर डिसाइसिवली 1480-85 की रेंज को हायर साइड में ब्रेक करके 1-2 दिन सस्टेन करे, तब मुझे ज्यादा कन्विक्शन आएगा रादर देन टेकिंग अ ट्रेड हियर। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू हो गया गौरव जी की तरफ से। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद और भी कई सारे शेयरों पर गौरव जी से हम व्यू लेंगे, कुछ और एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनकी भी ट्रेडिंग कॉल समझेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। बाजार की गिरावट इस बीच थोड़ी फिर से बढ़ गई है। 25,620 के आसपास निफ्टी फिसल कर आ चुका है। 110 अंकों की गिरावट निफ्टी में फिलहाल दिख रही है। निफ्टी बैंक भी अब लाल निशान में आ चुका है, 59,500 के करीब। तो गिरावट वापस से यहाँ पर बढ़ी है। तो उतार चढ़ाव का दौर यहाँ पर बाजार में लगातार चल रहा है। इस बीच हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं। अविनाश गोरक्षकर हैं और साथ ही कुणाल परार है। कुणाल जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? गुड आफ्टरनून सर आपको। एंड यस, आज मकर संक्रांति भी है, तो आपको एंड हमारे दर्शक मित्रों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड क्लोजिंग ट्रेड की बात करें तो निफ्टी ने तो नो डाउट सेंचुरी लगा दी है डाउनसाइड के मोमेंटम की। बट दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। एंड उसमें सबसे पहला जो है वो टाटा स्टील है। बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना नहीं 52 हाई पे आ चुका है। एंड कप एंड फॉर्मेशन का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली टाटा स्टील यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। 188 के अराउंड है, खरीदारी करके चले।
लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल आएगा 177 का होगा। एसएल थोड़ा नीचे है, 4.5% है, लेकिन टारगेट अच्छे खासे देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 197 का है, एक इमीडिएट हिडन हर्डल है 197। जैसे वो ब्रेक होगा आपको 210 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी तकरीबन 11 से 12% की रैली आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो टाटा स्टील यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। दूसरा जो है वो पीएसयू बैंक में इसे है, स्टॉक का नाम है पीएनबी। ये गिरावट वाले मार्केट में भी कहीं ना कहीं पीएसयू बैंकों ने अपने आप को संभाल के रखा है, और खास करके पीएनबी ने। एंड पीएनबी देखने जाए ना तो अभी एक ब्रेकआउट दे रहा है 126.50 के लेवल का। तो पीएनबी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 128 के अराउंड है, खरीदारी करके चले। एसएल हम जो मेंटेन करके चलेंगे 121 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, 134 का पहला टारगेट है। 134 जैसे ही ब्रेक होगा 142 143 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पीएनबी खरीदने की सलाह है यहाँ पर 121 के स्टॉप लॉस के साथ। 134 और 143 दो टारगेट आपकी तरफ से। टाटा स्टील 197 पहला टारगेट, 210 दूसरा टारगेट, 188 का स्टॉप लॉस, यानी 10 से 11% की तेजी टाटा स्टील में इनको लग रही है। सौमिल मेहता भी जुड़ गए हैं, उनसे भी उनकी क्लोजिंग ट्रेड्स ले लेते हैं। सौमिल बताइए आपके तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी क्लोजिंग ट्रेड में पहला स्टॉक होगा एरेडा ऑन द सेल साइड। मार्केट वीक लग रहा है और यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छी खासी सेल ऑफ हो सकती है। एरेडा में 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन है जो नीचे की तरफ टूटा है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 144 पर, और यहाँ पे जो टारगेट होगा मेरा वो होगा 130। तो ये एक कॉल एरेडा में जहां पर 130 तक की गिरावट की संभावना आपको लग रही है, और 144 तक का यहां पर स्टॉप लॉस लगा लेना है। चलिए अविनाश जी के पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं रियल एस्टेट सेक्टर का हाल। अविनाश जी, रियल एस्टेट सेक्टर लगातार यहाँ पर कमजोरी का रुख देखने को मिल रहा है, डिमांड को लेकर भी चिंताएं हैं और वैल्यूएशंस भी महंगे लग रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर अब बिकवाली दिख रही है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर कुछ वैल्यू बाई के मौके अभी दिख रहे हैं कि अभी इंतजार करना चाहिए सर रियल एस्टेट में? कोई टॉपिक आपकी तरफ से है क्या अविनाश जी? नहीं, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में Q3 और Q4 ये काफी इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स होते हैं, और मुझे लगता है कि तीसरी तिमाही में जैसे बिजनेस अपडेट्स लोडा ने दिया है, काफी दूसरे रियल एस्टेट प्लेयर्स ने दिया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा चिंता है कि इन्वेंट्री इतनी तेजी से नहीं बिक रही है जितना एक्सपेक्टेशन थी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि Q3 के नंबर्स आने दीजिए। हमारा जो टॉप पिक है रियल एस्टेट सेक्टर में अनंतराज है। हमको लगता है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे तो डेफिनेटली इसमें नॉट ओनली रियल एस्टेट है बट डेटा सेंटर का भी बिजनेस है। डेटा सेंटर का बिजनेस एक सनराइज सेक्टर माना जाता है और यहाँ पे काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अनंतराज शायद दूसरे रियल एस्टेट कंपनीज के मुकाबले में थोड़ा आउट परफॉर्म करे। बट डेफिनेटली Q3 के नंबर्स आने के बाद हमको थोड़ा सा एक क्लियर व्यू मिलेगा कि कितना ग्रोथ कमेंट्री, कितना डिस्बर्सल चौथे तिमाही में होगी, और ओवरऑल आउटलुक मैनेजमेंट क्या शेयर करता है। तो आई थिंक Q3 के बाद ही आई थिंक एक क्लियर रिव्यू हम रियल एस्टेट कंपनीज का ले सकते हैं। तब तक मेरे ख्याल से निवेशकों को कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। कम से कम अभी तो फिलहाल होल्ड करें। देखिए बाजार जिस कंडीशन में है, मेरे ख्याल से कोई भी राइज पे मार्केट में एक सिग्निफिकेंट फॉल दिख रहा है। इसका मेन कारण तो एफआई की बिकवाली है, प्राइमरी मार्केट का सप्लाई है पेपर का। तो कहीं ना कहीं ट्रिगर मार्केट लुक रहा है कि अच्छे बड़ी कंपनीज के नंबर्स एक बार आएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रिगर अर्निंग्स का डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा बहुत स्टेबल करेगा। ठीक है, ये राय होगी रियल एस्टेट शेयरों पर अविनाश जी की। बाजार आप देखिए दिन के निचले स्तर पर ही कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। जहां पर खुला था निफ्टी अब उसके भी नीचे आ गया है। 25,630 के आसपास के स्तर आपको नजर आएंगे और गिरावट है 100 अंकों से ज्यादा की। और निफ्टी बैंक भी लाल निशान में फिसलता हुआ आपको नजर आएगा, करीब 50 अंकों के आसपास की नरमी है। और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो जो अभी थोड़ी देर पहले, अभी करीब 20-25 मिनट पहले जो बराबरी का मामला था, अब टिल्ट है गिरने वाले शेयरों की तरफ ज्यादा। आज निश्चित तौर पर आईटी, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, ये एफएमसीजी, ये तमाम सेक्टर्स हैं जो बाजार का मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। एक बार जरा मिड कैप का इंडेक्स दिखा दीजिए। मिड कैप इंडेक्स में जो लोअर लेवल से लगभग 400-450 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आई थी, वो रिकवरी भी पूरी की पूरी तरह से गायब होती दिखाई देगी और मिड कैप इंडेक्स भी है इस वक्त सपाट आपको नजर आएगा।
स्मॉल कैप इंडेक्स में हालांकि ये लगभग आधे % के आसपास के गेंस आपको दिखाई देंगे। तो ये बाजार की तस्वीर है। लेकिन एक शेयर जहां पर लगातार स्ट्रेंथ है और बाजार की चाल से बिल्कुल बेअसर वो चलता हुआ दिखाई दिया है, वो शेयर है एमसीएक्स का। एमसीएक्स पर सोमिल जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। रिकॉर्ड हाइज पर शेयर आज फिर से हम देख रहे हैं कि लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं। हालांकि थोड़ी रफ्तार, मतलब वैसे देखेंगे नई पोजीशन ऐड होने में थोड़ी सुस्त होती दिखाई दे रही है, लेकिन शेयर ने दौड़ लगाई है 5-5.5% के आसपास की, 2400 रुपए के ऊपर। एमसीएक्स को लेकर आपका व्यू? रिकॉर्ड हाइज पर है, चार्ट तो अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन जरा ये बताइए कि करना क्या है आप ट्रेडर्स को? क्या प्रॉफिट टेकिंग की आप राय देंगे एमसीएक्स में, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी नए ट्रेडर्स के लिए मौका है अभी शेयर में? आई थिंक हम सुबह ही बात कर रहे थे एमसीएक्स के बारे में आपके शो पर, और मुझे लग रहा था कि 2400-2500 के टारगेट्स इन द मीडियम टर्म आउटलुक पॉसिबल है, और ये एक ही दिन में ऑलमोस्ट टारगेट्स आ गए हैं। आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव ऑन दोस टारगेट्स आ सकते हैं। नीचे में जो क्रूशियल सपोर्ट है वो इस समय होता है 2175, जो अराउंड 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास भी है। आप ट्रेल करके चलिए, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ऊपर में 2500 तक के टारगेट्स अचीवेबल है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन आप ट्रेल करके चलिएगा स्टॉप लॉस को, एवरी टाइम ये डिप करे और 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास है, वहां पर एक बार रिविजिट कीजिएगा। लेकिन ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रहेगा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। ठीक है, एमसीएक्स को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन आप देखिए कि एचडीएफसी एएमसी, इसके भी नंबर अच्छे आए हैं। मुनाफा जो है वो बढ़ा है, 641 करोड़ रुपए से बढ़कर 770 करोड़ रुपए पर ये पहुंच गया है। यानी कि जो प्रीवियस क्वार्टर में, यानी कि Q2 में जो प्रॉफिट का फिगर आया था 718 करोड़ रुपए का, उसके मुकाबले भी ये बेहतर नंबर एचडीएफसी एएमसी ने रिपोर्ट किए हैं। और देखिए क्या है कि एएमसीज को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर थोड़ा सा ना कन्विक्शन लोगों का मजबूत होता हुआ इसलिए भी दिखाई दिया है क्योंकि एफएनओ में लोगों ने बहुत हाथ जलाए हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी समय समय पर कोशिश की है कि रिटेल निवेशकों को एफएनओ के रिस्क से सुरक्षित किया जाए। तो निश्चित तौर पर जो सिफर एसेट्स हैं वहां पर थोड़ा सा रुझान बढ़ा है। अब ये आय 934 करोड़ रुपए से बढ़कर 1074 करोड़ रुपए की आई है। प्रॉफिट भी ठीक ठाक निकल के आई है। तो ये दोनों फ्रंट पर नंबर फिलहाल अच्छे हैं। देखते हैं कि मार्जिन वगैरह के फिगर्स कैसे रिपोर्ट करती है एचडीएफसी एएमसी। पिछले क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे आए थे। प्रॉफिट में हमने 25% के आसपास का जंप हमने देखा था। इस पर जरा एक व्यू ले लेते हैं क्योंकि जो ही नतीजे आए हैं हम देख रहे हैं कि शेयर ये दिन की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। करीब 1.25% के आसपास के गेंस हैं। अविनाश जी, राय आपसे लेना चाहेंगे। नेट साल भर में लगभग 35% ये शेयर चला है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी है एचडीएफसी एएमसी के शेयर में। आपकी राय क्या होगी सर? 3000 रुपए का वाला शेयर फिलहाल 2600 रुपए के आसपास के प्राइसेस हम देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अभिषेक, देखिए नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं और काफी चैलेंजिंग कंडीशन में मार्केट ने अच्छा नंबर पहला लार्ज कैप कंपनी से देखा है। मेरे ख्याल से देखिए, आपका अगर नजरिया 1.5-2 साल है तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो एसेट लाइट बिजनेस है, और जहाँ पे आपका नेटवर्क अगर ठीक ठाक है, आपकी फंड की ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा। देखिए इंडिया में तो म्यूचुअल फंड्स का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एसआईपी का आंकड़ा हर महीना ओवरऑल बढ़ता ही जा रहा है। और आपने सही कहा कि जो लॉसेस लोगों ने एफएनओ में खरीदी है, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पे पैसे लॉन्ग टर्म में जरूर बनते हैं। हालांकि इतना क्विक मनी स्कीम नहीं होती, बट ओवरऑल कैपिटल और वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा जरिया है। तो डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है कि जिनको लंबी अवधि के लिए प्ले करना है, डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा निवेश आप यहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसी कंपनी रातों रात कोई दूसरी रेप्लिकेट बिल्कुल कर नहीं सकता। ये बिजनेस बहुत टाइम लेने वाला बिजनेस है, और यहाँ पे ट्रस्ट और परफॉर्मेंस, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मेरे ख्याल से एचडीएफसी ग्रुप ने वेल एस्टेब्लिश किया है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली वन कैन ऐड, बट एक टाइम फ्रेम कम से कम 1.5-2 साल का रखिए, क्योंकि तभी आपको एक अच्छा अल्फा कमाने को मिलेगा। समय आपको देना पड़ेगा। और आज के सत्र में तेजी भी अच्छी है। देखिए करीब 4% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। पॉलीकैब की बात कर लेते। पॉलीकैब में एक ब्लॉक डील हुई थी, 590 करोड़ रुपए के शेयर्स की ब्लॉक डील हुई थी, और उस खबर से ये करीब 3% टूट गया है। पॉलीकैब इंडिया को लेकर गौरव जी क्या राय है?
विष्णुमोहन जी, अपने 100 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पीएस करके नीचे आ रहा है ये स्टॉक। मुझे फर्दर गिरावट के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं यहाँ से। 7000 इज ऑन द कार्ड्स। आई थिंक अभी और गिरेगा ये स्टॉक और गिर सकता है। पॉलीकैब इंडिया को लेकर गौरव जी की ये राय है। पूर्वांकरा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आज जबरदस्त रैली दिख रही है और तीसरी तिमाही के जो कलेक्शंस के नंबर बिजनेस अपडेट्स में आए थे वो काफी स्ट्रांग थे और उसके बाद ये तेजी दिखी है। हालांकि ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर काफी कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर बिजनेस अपडेट्स अच्छे आए हैं वहां पर खरीदारी दिख रही है। एक राय सौमिल जी आपकी लेना चाहेंगे, पूर्वांकरा को लेकर क्या राय है? पूर्वांकरा में ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो इसमें मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म यस अच्छा स्पाइक है। अगर किसी की पोजीशन है तो 270 तक के टारगेट्स बनते हैं ऊपर में, तो वहां तक आप रुक सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस रखना है वो 20 डेली मूविंग एवरेज पर रखना है, अराउंड 240 के आसपास। तो ओनली इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म अभी भी मैं नेगेटिव रहूंगा इस स्टॉक पर। टर्म अभी भी निगेटिव है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। पूर्वांकरा को लेकर ये राय है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स इसी तरह से ढूंढकर आपके लिए लाएंगे, बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी देंगे, बताएंगे ब्रेक के बाद। निफ्टी की जो गिरावट अभी जो 100 अंकों की हो गई थी वो रह गई है 50 अंकों के आसपास की, और निफ्टी बैंक ने फिर से हरे निशान में पलटी मारी है। 59,600 के आसपास आप निफ्टी बैंक को देखेंगे। 59,800 तक निफ्टी बैंक गया था, उसके बाद सारे के सारे गेंस हुए थे फिजल आउट। लेकिन निफ्टी बैंक एक नए नवेले कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं और वो है यूनियन बैंक का। यूनियन बैंक अच्छे नतीजे इसके आए। हमने देखा कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है और शेयर में आज हम देख रहे हैं कि 7% का उछाल है। 178 रुपए का भाव आप देखेंगे और अच्छी पोजीशन बन रही है इसमें तेजी की यूनियन बैंक के शेयर में आज में। एक राय आपसे इस पर सौमिल जी चाहिए, यूनियन बैंक क्या राय होगी आपकी? आज तो बड़ा उछाल आ गया, क्या इस बड़ी तेजी के बावजूद भी इसको खरीदना है जिनके पास नहीं है, या फिर थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहेंगे आप? जिसके पास नहीं है वो उनको बाइंग की सलाह नहीं दूंगा इन द मीडियम टर्म, इन द शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स। लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, पीएसयू बैंक्स में बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये, रख सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट्स बनते हैं वो नेक्स्ट टारगेट 200-210 के आसपास के मीडियम टू लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं, तो ये मुझे लगता है एब्सोल्युटली अचीवेबल है। नीचे में जो स्टॉप लॉस रखना है वो 160 के आसपास रखना है। यहाँ पे आप ट्रेल करके चलिए स्टॉप लॉस। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो पीएसयू बैंक में मुझे लगता है कि यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। इन द वेरी शॉर्ट टर्म मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत शार्प मूव्स हैं इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा सोचे। पीएसयू बैंक्स में से यूनियन बैंक वुड बी माय प्रेफर्ड वन। ठीक है, यूनियन बैंक प्रेफर्ड वन है। हालांकि अगर आप देखेंगे ना तो जितने भी सरकारी बैंक हैं, जो मिड कैप वाले सरकारी बैंक हैं, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन बैंक हो, सारे के सारे शेयर आपको आज धमाल मचाते हुए दिखाई देंगे। कल नतीजे आए थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के और नतीजे इसके अच्छे आए थे और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में 2% के आसपास का उछाल है, थोड़ा वोलेटाइल रहा है। हालांकि पिछले 4 सत्र से शेयर में हम लगातार एक बढ़िया मोमेंटम बनते हुए देख रहे हैं और 52 वीक के हाईस पर ही शेयर आपको ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जरा नतीजों के साथ साथ मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, कितने अच्छे नंबर्स कैसे उन्होंने रिपोर्ट किए, आगे को लेकर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि तीसरी तिमाही में बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 5% की बढ़ोतरी आई है। वहीं अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो उसमें हमने गिरावट देखी है और इस पर बातचीत करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बैंक के एमडी एंड सीईओ निधु सक्सेना। निधु जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपसे सर हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो ग्रोथ आ रही है बिना एसेट क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए हुए, ये कितनी सस्टेनेबल आपको लग रही है? क्या आपको लगता है कि ये मोमेंटम यहां से आगे भी जारी रहेगा? सर आप देखेंगे जो ग्रोथ हम प्लान कर रहे हैं, देश इस कंट्री इज ग्रोइंग, इकोनॉमी में बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज बैंक्स के लिए भी क्रिएट हो रही है।
हमने लास्ट 12-15 महीने में करीब 12,500-13 हजार करोड़ का सिर्फ ग्रीन एनर्जी की तरफ किया है, रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस किया है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिए हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैम मॉडल के अंदर लिए हैं, हमने एलआरडी में फाइनेंस किया है, हमने डेटा सेंटर्स में फंडिंग करी है। ये सब सेक्टर्स ऐसे हैं जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं और आगे बैंक्स को इसमें पोटेंशियलिटी मिल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट सिस्टम आ रहा है और नए नए इसमें प्रोजेक्ट्स बड़े बिग ग्रुप्स भी इसमें लगा रहे हैं। तो जहां भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिटेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, और उस सेक्टर में अगर एक्सपोजर मुझे इंक्रीज करना है, हम एसेट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्या हम उस सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्या उसमें जो अंडरलाइंग रिस्क है उसको हम प्रॉपरली एसेस करते हैं, उसको मिटिगेट करते हैं, तभी हम उस सेक्टर में एक्सपोजर लेंगे। तो ये जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं इसमें हम ले रहे हैं, एसेट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज इवन इंडिविजुअल सेगमेंट में हमारे बैंक से अगर क्रेडिट स्कोर हमने डिफाइन कर दिया है कि 681 से नीचे अगर इंडिविजुअल सेगमेंट में क्रेडिट स्कोर है तो हम फाइनेंस नहीं करते हैं वहां। ओके, तो चलिए, तो लेकिन एक चीज़ और है कि जो आपने जो ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है वो 14% के आसपास दिया है डिपॉजिट्स के लिए, क्या ये चौथी तिमाही में ये अचीवेबल आपको लगते हैं क्या? अगर आप देखेंगे क्वार्टर 3 में ऑलरेडी हमने अपनी ग्रोथ गाइडेंस 14 के अगेंस्ट 15% YOY ग्रोथ अचीव कर ली है। उसमें भी हमारा फोकस जो है वो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स पे है, कासा पे है। कासा मेरा इस 14% के अंदर 16% की रेट पे ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर। हम क्लियरली बल्क हाई कॉस्ट बल्क डिपॉजिट हम नहीं ले रहे हैं वो, और हमारा फोकस है कासा पे, जो हमारे कोर बिजनेस ब्रांचेस से इंडिविजुअल डिपॉजिट्स आ रहे हैं, प्लस इंस्टीट्यूशनल कासा भी हमने एक अलग से एक वर्टिकल हमारे यहाँ पे काम करता है, जो सिंपली कोई रिकवरी नहीं होती, कोई अकाउंट ओपनिंग नहीं होती, उनका सिर्फ एक ही काम है, इंस्टीट्यूशंस के साथ एंगेज करते हैं और इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट जो हमारी समझ है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट होती है, वो नॉर्मल ब्रांचेस जोन्स उसको नहीं ठीक से अटेंड कर पाते। तो ये वर्टिकल उनको जाके उनकी फाइनेंशियल नीड समझता है, कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस जरूरत होती है वो उनको ऑफर करता है, जिसके चलते बैंक की तरफ से एक उनको वैल्यू प्रपोजिशन मिलता है एंड दे डिसाइड टू चूज अस ओवर द अदर बैंक्स। सो इंस्टीट्यूशनल कासा, कोर कासा जो ब्रांचेस में, ये हमारा आगे भी चल के फोकस रहेगा। इससे हमारा सीधा संबंध हमारी बॉटम लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी से है। मेरी आरओए, आरओई, निम सब नंबर इससे लिंक्ड रहते हैं। तो डिपॉजिट हम डेफिनेटली अचीव करेंगे, बट उसमें हमारा फोकस लो कॉस्ट डिपॉजिट पे है सर। सर, एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि काफ़ी हेल्दी ट्रेजरी इनकम आप रिपोर्ट किया करते थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है। सर, इसकी वजह क्या है और क्या आपको लगता है कि इसमें आगे रिवर्सल होगा, ये स्थिति फिर से बेहतर होगी यहाँ से? ट्रेजरी इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी इंक्रीमेंटली ज्यादा आई है। ये एक वन ऑफ ट्रांजैक्शन है इस क्वार्टर में। यू वुड हैव नोन, आपको ज्ञात होगा, जो देश में आरआरबीज का कंसोलिडेशन हुआ है और हमारे पास महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक आरआरबी ओन करते थे और बैंक ऑफ इंडिया से विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, उनकी आरआरबी हमने एमैल्गमेट मर्ज करके अपने पास ली है। वो एमैल्गमेशन चल के, क्योंकि वो लॉस मेकिंग एंटिटी थी, तो आरबीआई गाइडलाइंस के प्रावधान के अनुसार हमारा जो इन्वेस्टमेंट था उस पे एक इंक्रीमेंटल वन टाइम प्रोविजन आया 290 करोड़ का। तो वो 290 करोड़ का हमने प्रोविजन इस क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट इनकम में इंपैक्ट आपको दिख रहा है। अगर वो माइनस कर दे 290 करोड़ तो हमारा 112 करोड़ का ट्रेजरी इनकम है इस क्वार्टर में, जो पिछले Q1 Q2 से ज्यादा ही है। सो ये वन ऑफ फैक्टर है सर। आज विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक हमारे यहाँ से जुड़ा है, दोनों आरआरबी मिला के साइज भी बड़ा है, 45,000 करोड़ का है और आगे चल के हम उस आरआरबी को भी प्रॉफिटेबल बनाएंगे। हमारी आरआरबी ऑलरेडी सरप्लस में थी, लेकिन एमैल्गमेटेड एंटिटी ऑलरेडी दिसंबर में हम उनमें क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और कंबाइंड एंटिटी दिसंबर में प्रॉफिट में भी आ गई है उसमें। तो ये वन टाइम आरबीआई प्रोविजंस के प्रावधानों को देखते हुए हमने एक प्रोविजन बनाना था, वो बनाती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए।
और तमाम जो हाइलाइट्स हैं नतीजों की और आउटलुक रही उस पर सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अविनाश सर, एक आपसे राय लेना चाहेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर। बहुत ही कमाल का काम किया है। जितने भी ये छोटे PSU बैंक्स हैं, NPA कितने ज़्यादा हाई हुआ करते थे वो क्लीन अप हो गए, ग्रोथ निकल के आ रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, 25% प्रॉफिट इनका बढ़ा है और हम देख रहे हैं कि NPA रिडक्शन हुआ है। और अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि ये जो बैंक्स हैं ना, ये भी अब देख रहे हैं कि AI को इंटीग्रेट कर रहे हैं और फिनटेक्स वगैरह की मदद लेके अपने ऑपरेशंस को बेहतर कर रहे हैं। सर, आपकी राय कैसा लगता है आपको लॉन्ग टर्म में बैंक के? बिल्कुल, इनफैक्ट अभिषेक देखिए नंबर्स जो आ गए हैं वो काफी स्ट्रांग है और एसेट क्वालिटी भी काफी वेल कंट्रोल्ड है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए इस लेवल से भी अगर कोई खरीदेगा तो नंबर्स तो मुझे लगता है कि आने वाले साल के लिए भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि अभी जो सेकंड हाफ पीरियड है अक्टूबर टू मार्च, इसमें तो बिजी सीजन होता है बैंकों का। लग तो रहा है कि कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो ये बैंकों को भी डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली छोटे बैंकों में जो सरकारी बैंक आप कह रहे थे, इसमें डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मर है। मुझे लगता है कि 60 और 65 के रेंज में अगर कोई खरीदेगा तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर नजर आ रही। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर आज कमजोरी ज़्यादा दिख रही है। टाटा एलेक्सी, मॉर्निंग में भी हम बात कर रहे थे और उस समय भी हमने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पर, और अब देखिए उस समय 2% से भी कम की गिरावट थी, अब 5% की गिरावट दिख रही है। सौमिल जी, क्या ये और गिरावट दिख रही है आपको टाटा एलेक्सी में? यहाँ से 5% टूट गया है। में अभी भी और भी गिरावट है, बिकॉज अभी जो रेजिस्टेंस लिया है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, वो बहुत समय से ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। प्रॉब्ली इनफैक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2024 से 200 डेली मूविंग एवरेज का ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फॉर टाटा एलेक्सी, और उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया है। द नेक्स्ट लेवल ऑन द डाउन साइड वुड बी 5175। ये लेवल मुझे लगता है कि अचीवेबल है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक। उस लेवल पर आकर फिर से एक बार रिविजिट करेंगे कि लेकिन इस समय व्यू नेगेटिव रहेगा इन द शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बोथ। ये राय है टाटा एलेक्सी को लेकर। लेकिन चलिए, आज मकर संक्रांति है तो सारे दर्शकों को उसकी शुभकामनाएं भी हम देना चाहेंगे, अपने मेहमानों को भी। अभिषेक, आप बताइए उधर उत्तर भारत में किस तरह के माहौल है? और आप तो बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गए थे ऑफिस, लेकिन क्या कुछ सेलिब्रेशन मकर संक्रांति को लेकर आप लोगों की कुछ तैयारी है क्या उत्तर भारत में? विश्वमोहन, देखिए मकर संक्रांति तो मुझे लगता है कि इस बार पूरे देश में 15 जनवरी को ही मनाई जा रही है, और मतलब लंबे समय से हमें आदत रही है 14 जनवरी को मनाने की, लेकिन इस बार तो मतलब जिससे भी मैं सुन रहा हूँ 15 तारीख ही निकल के आ रही है तारीख। कल तो शाम को लोहड़ी का सेलिब्रेशन हुआ, कल रात को देर रात तक ढोल नगाड़े बजते रहे तमाम सोसाइटीज़ में। लेकिन अब ये जो ज्योतिष जो गणना है उसके हिसाब से रात के 9:39 पर जो सूर्य हैं वो धनु से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम उदया तिथि को मानते हैं, क्योंकि हम वही मानते हैं अपनी सनातनी संस्कृति में, तो अगले दिन ही फिर मनाई जानी चाहिए मकर संक्रांति, तो वो कल ही है। और अब देखिए कितने अच्छा संजोग है कि इस दिन बाजार की छुट्टी भी हो गई है, तो कल पूरा मौका मिलेगा लोगों को मकर संक्रांति मनाने का। आज तो वैसे तस्वीरें आई हैं, PM मोदी गुजरात में थे और पतंगबाजी की तस्वीरें वहाँ से निकल के आई हैं। कुछ पंजाब से तस्वीरें आई हैं कि मकर संक्रांति के मतलब लोग जो आज भी मना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो आज भी मना रहे हैं, तो वहाँ पर गुरुद्वारों में बड़ी भीड़ की तस्वीरें आई हैं, लोग पहुँचे हैं गुरुद्वारे में। तो 15 को ही है गौरव जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 को आप भी मना रहे हैं मकर संक्रांति की? आज मना लिया आपने? नहीं, हमारे यहाँ तो आज से ही सेलिब्रेशन स्टार्ट हैं। क्या बात है सर, चलिए मतलब शुभकामनाएं, देरी नहीं, आपका फंडा वही है। अविनाश सर, आप कब मनाएंगे सर? कल का दिन है, छुट्टी का दिन है। आई थिंक आज तो मकर संक्रांति है, तो वर्किंग डे होने के कारण हम सेलिब्रेट न कर पाए, लेकिन पॉसिबली कल का एक दिन है, तो आज शाम को या मे बी कल थोड़ा सा टाइम निकालें। हाँ ठीक है, वर्किंग डे है कल, बढ़िया छुट्टी में ना आराम से मनाने का मौका मिलेगा। सोमिल जी, मतलब आपने तो उत्तरायण आज शायद मनाया होगा, पतंगबाजी वगैरह किया आपने? नहीं, आज नहीं की है, और घर पे सब इस बारे में नाराज भी है, लेकिन
लेकिन हमारे तो कल से शुरू होगा, फ्राइडे को भी होगा, सैटरडे संडे तक चलेगा ये। हमारे वहाँ पे तो आपने सुना ही होगा, ऊंधियू और सब बनता है हमारे वहाँ पे, फरसान मिष्ठान बनता है और फुल पार्टी होती है। हाँ, ऊंधियू, पतंग चगाते हैं हम। करेक्ट। कुणाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुणाल जी, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज हर हिस्से में अपना अलग अलग सेलिब्रेशन का अंदाज होता है। कहीं पतंगबाजी, अलग अलग डिशेस भी बनती है, खिचड़ी, कहीं मीठी खिचड़ी, कहीं नमकीन, बहुत अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आप लोग कैसे मनाते हैं कुणाल जी? अरे सर, हमारे यहाँ ये जो इसको उत्तरायण भी बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, एंड इसको मनाने का पूरा अलग तरीका होता है सब। अभी तो क्या है कि मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे उतना फेवर नहीं होता। लेकिन अगर मैं गुजरात की बात करूँ, बड़ौदा से जहाँ से मैं आता हूँ सर, वहाँ पे हमारा क्या होता है कि सर रात को ही हम ये पतंग और जो चरखे होते हैं वो रेडी करके सुबह 6 बजे टेरेस पे पहुंच जाते हैं, और 6 बजे सबसे पहली पतंग हमारी चगनी चाहिए, वो हमारा कॉम्पिटिशन रहता था सर। एंड थ्रू आउट द डे टेरेस पे रहते थे। इतना ही नहीं सर, अच्छे खासे स्पीकर लगा के जोर जोर से गाने भी बजाते थे, और रात को फटाके भी उतने फोड़ते थे जितने हम दिवाली पे नहीं फोड़ते थे। तो दिवाली और मकर संक्रांति दोनों हम एक साथ ही मनाते थे। और जैसा सर ने कहा, पूरा दिन सर आप या तो ऊंधियू, या तो फाफड़ा, या तो जलेबी, यही हमारा उस टाइम पे मेन खाना रहता था। और ना ही हम टेरेस के नीचे जाते थे और कहीं और जाते भी नहीं थे। सो वो दिन बहुत ही बढ़िया थे कि हाँ। त्योहार इंडिया में रहते हैं, और अगर आप त्योहार मनाते हो तो ऐसे ही आपकी जो उम्र है उसकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है सर। हाँ, तो देखिए, जलेबी फाफड़ा तो ये गौरव जी समझ गए, लेकिन गौरव जी सोच रहे होंगे शायद कि ऊंधियो क्या है। गौरव जी, आपने कभी टेस्ट किया है, आनंद लिया आपने ऊंधियो का? नहीं अभिषेक जी, बिल्कुल मौका नहीं मिला अभी तक। हाँ, तो अभी अगर आपको कोई मौका बनता है ना सर्दियों में मुंबई जाने का या फिर गुजरात जाने का, तो ये मस्ट ट्राई है। और ये देखिए, सर्दियों में ही मिलेगा ये, और बढ़िया वेजिटेबल से बिल्कुल पारंपरिक तरीके से अगर बन के मिल जाए तो मजा ही आ जाए। खैर, अगर आप मुंबई जाएं तो आप बिल्कुल आप संपर्क कर लीजिएगा, या तो सौमिल से या फिर कुणाल जी से। हाँ कुणाल जी, बताइए। सर्टेनली सर, मैं आज आप पांचों लोगों को अपने घर पे मुंबई में इनवाइट करता हूँ सर, ऊंधियू पार्टी के लिए सर। आप जब भी आओ मुझे बताओ सर, मेरे घर पे ऊंधियू पार्टी रखूंगा। क्या बात है, थैंक यू। एब्सोल्युटली। तो बजट में तय कर लेते हैं, फिर क्या है, बजट में हम लोग थोड़ा फ्री भी हो जाएंगे, और उसके बाद ये आपका आमंत्रण स्वीकार है कुणाल जी, आप याद रखिए, हम भूलेंगे नहीं। कोई बजट नहीं होता है। एक फिलहाल ब्रेक के लिए रुकेंगे। हाँ ठीक है, चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, और ये चर्चा तो चलती रहेगी। देखिए, अपने त्योहारों की बात है, हाँ अपने त्योहार की बात है, अपने संस्कृति की बात है, तो देखिए लोगों के जो इमोशंस है ना बाहर निकल के आ जाते हैं। और ये हमारे देश की खूबसूरती है कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पर्व हैं, अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग तरीके हैं मनाने के। त्यौहार शायद एक ही हो, लेकिन अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग जो परंपराएं हैं वो इतनी खूबसूरत हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बाजार की चर्चा को थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे, कुछ और बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स, कुछ इन्वेस्टमेंट आइडिया खोजेंगे, आपके जाएगा नहीं। रियल्टी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है, और प्रेस्टीज स्टेट्स, फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टी, इन शेयरों की तरफ देखेंगे तो 2 से 3% की आज गिरावट पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं। वहीं वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो पूर्वांकरा का जो शेयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपने Q3 के बिजनेस अपडेट जारी किए हैं, जहां प्री सेल्स में करीब 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा आवास फाइनेंशियल की बात करें तो 4% गिरावट पर कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर, और औसत से करीब 11 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं BLS इंटरनेशनल की बात करें तो 4 से 5% शेयर ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है, और औसत से 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियां जो है अपने नतीजे जारी कर रही हैं। नतीजों की बात करें तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो नतीजे हैं, मुनाफा अच्छा खासा मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 875 करोड़ से बढ़कर अब 1365 करोड़ पहुँच गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय में देखें तो 975 करोड़ से बढ़कर 1216 करोड़ पहुँच गया है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की तरफ देखेंगे तो उसमें भी गिरावट आई है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिसके चलते शेयर आज 2 से 3% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। ग्रो के नतीजों की बात करें तो मुनाफा जो है 471 करोड़ से बढ़कर 547 करोड़ पहुंच गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साथ ही साथ आय की बात करें तो 1019 करोड़ से बढ़कर 1216 करोड़ पहुंच गया है। एबिडा की तरफ देखेंगे तो एबिडा में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन जो है वो 59% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस
बेसिस पे बरकरार है, लेकिन ग्रो का जो शेयर है वो 2 से 3% की तेज़ी आज दिखा रहा है। वहीं यूनियन बैंक के नतीजों की बात करें तो जो मुनाफा है वो 4604 करोड़ से बढ़कर अब 5017 करोड़ पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 9240 करोड़ से बढ़कर अब 9328 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पहुंच गया है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर आज 6 से 7% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में एक खबर की बात करें तो कोल्टे पाटिल पर अपडेट आया है, जहां कंपनी ने पुणे में जॉइंट डेवलपमेंट डील साइन की है और 5 एकड़ जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए डील साइन की गई है। प्रोजेक्ट की जो कुल जीडीवी है यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू वो है 850 करोड़, जिसके चलते आज ये शेयर फोकस में बना हुआ है। तो ये सभी आज के बड़े अपडेट्स थे जहां पर इन शेयरों में एक्शन देखने को आज मिल रहा है। आनंद, ये लिस्ट बताने के लिए और पूरी लिस्ट रख देने के लिए चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पे आज गिरावट दिख रही है। फिर से गोदरेज प्रॉपर्टीज अपने 1 साल के निचले स्तरों के करीब है। हालांकि आज गिरावट कम जरूर है, लेकिन पिछले 5 दिनों में देखें तो 13% ये स्टॉक टूटा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गौरव जी, इतनी गिरावट के बाद अब क्या मौके हैं या और इंतजार कर लें? अभी भी वीक ही है विष्णुमोहन जी, ये ब्रेकडाउन दे चुका है स्टॉक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के बाद। कोई भी बाउंस आता है तो उसे भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही कंसिडर करना चाहिए। तो सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा स्टॉक पे। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना। एक और स्टॉक है बाटा, ये भी अपने 52 वीक लो के करीब ही कारोबार कर रहा है। बाटा को लेकर स्वामी जी क्या राय है? एब्सोल्युटली दूर रहना चाहिए स्टॉक से। बहुत समय से ये लो टॉप लो बॉटम बना रहा है, बहुत समय से सारी एवरेजेस के नीचे चल रहा है। वेरी नेगेटिव साइन फॉर द स्टॉक। मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट लेवल नीचे में 840 830 के आसपास का है। अगर वहां सस्टेन नहीं होता है तो 700 रुपए तक ही फिसल सकता है। सो नेगेटिव, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स नेगेटिव रहूंगा मैं इस स्टॉक पर। ओके, तो बाटा में नेगेटिव व्यू अभी भी बरकरार है, 700 तक भी फिसलने की संभावनाएं यहां पर बरकरार है। चलिए, लेकिन नतीजों का सीजन की शुरुआत हो चुके हैं, कई दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आ भी चुके हैं, लेकिन आज आईटी दिग्गज इन्फोसिस अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। पूरी डिटेल्स के साथ आशीषा मौजूद है। आशीषा, बताइए किस तरह की नतीजों की उम्मीद है? बिल्कुल, तो टीसीएस और एचसीएल टेक के बाद अब सबकी नज़र इन्फोसिस के नतीजों पर रहेगी और सीक्वेंशियल बेसिस पर ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है इन्फोसिस से इस तिमाही में। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 45,200 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो करीब 1.6% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। एबिट मार्जिन्स 21% के आसपास एक्सपेक्टेड है। लार्जली फ्लैट मार्जिन्स रहने की उम्मीद लगाई जा रही है यहाँ पर सीक्वेंशियल बेसिस पर। कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में बात करें तो ग्रोथ 1.4% के आसपास आ सकता है, लेकिन पिछली तिमाही में ग्रोथ करीब 3% के आसपास था। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट होता हुआ इस तिमाही में नजर आ सकता है। इसके अलावा याद रखें, बिलिंग डेज कम थे इस तिमाही में। दिसंबर एंड में छुट्टियों का सीजन था, जिसके चलते कंपनी के डील विंस और रेवेन्यू पर इस तिमाही में नजर आ सकता है इम्पैक्ट। इसके अलावा सबसे पहले गाइडेंस की बात कर लेते हैं। याद रखें, मैनेजमेंट ने 2 से 3% की रेवेन्यू की गाइडेंस दी है और मार्जिन्स 20 से 22% ईबिट मार्जिन्स की गाइडेंस है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स को लेकर क्या निकल कर आती है FY26 के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। याद रखें, एचसीएल टेक ने भी इस तिमाही में अपनी गाइडेंस का रेंज है उसे नैरो किया था, तो इन्फोसिस क्या करता है उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा AI अडॉप्शन को लेकर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री निकल कर आती है, अक्रॉस द बोर्ड सभी वर्टिकल, सभी ज्योग्राफीज में किस तरह का परफॉर्मेंस होता है उस पर सबकी नज़र रहेगी। ऑल इन ऑल सॉफ्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। ग्रोथ तो दिखेगा सीक्वेंशियल बेसिस पर, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेशन भी नज़र आ सकता है। डील विंस पर सबकी नज़र रहेगी और मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट AI अडॉप्शन को लेकर वहां पर भी अपनी नज़र रखे। तो ऑल इन ऑल सॉफ्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेड है, लेकिन कमेंट्री यहां पर सबकी नज़र होगी। ओके, शुक्रिया शेषा, ये पूरी डिटेल्स बता देने के लिए। अब देखते हैं किस तरह के नतीजे आते हैं, लेकिन उससे पहले अविनाश जी से भी एक राय ले लेते हैं। अविनाश जी, आपका नज़रिया क्या है आईटी कंपनियों को लेकर? हालांकि थर्ड क्वार्टर आमतौर पे माना जाता है कि लीन पीरियड होता है, क्योंकि छुट्टियों के सीजन की वजह से यहाँ पर उस तरह के उत्साहजनक नतीजों की उम्मीद नहीं रखी जाती है। क्या लग रहा है, इन्फोसिस को लेकर क्या उम्मीदें हैं और इन्वेस्टर्स को क्या सलाह है आपकी तरफ से?
नहीं, मेरे ख्याल से विश्ववन नंबर्स इनलाइन रहेंगे। कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज या कोई बड़ा री-रेटिंग रिजल्ट्स के बाद आएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजे अगर हम देखें तो मोर और लेस इन लाइन थे। नेट प्रॉफिट थोड़ा-सा कम था क्योंकि इस बार लेबर कोड के हिसाब से जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजंस करने पड़े, उससे इनकी प्रॉफिट थोड़ी-सी कम हो गई। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जो आईटी कंपनीज में जो मार्च का क्वार्टर रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट एज्यूम कर रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील बनेगा, उसके बाद काफी यूएस में जो ऑर्डर्स पाइपलाइन है, छोटी सी अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग तक रखना है। बिजनेस तो जरूर ग्रो होगा। हाँ, बिजनेस ग्रो होगा। और देखिए मतलब ऐसी भी ग्रोथ कोई नरम नहीं है, 17-18% के आसपास की ग्रोथ है, लेकिन लोगों को ये नहीं कि आदत लग गई थी। मतलब अब ऐसा तो होगा नहीं कि अब छोटे बेस पर जो ग्रोथ है वो बड़े बेस पर भी उसी तरह की ग्रोथ निकल के आए। तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा। और ये भी है कि हाँ, वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे, वो करेक्ट हुआ और अब शेयर ये 4,000 रुपये के नीचे आके कारोबार कर रहा है। ठीक है, चलिए काम करते हैं, 3:15 बज गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं। सोमिल जी हैं, कुणाल जी हैं, गौरव जी हैं। उनसे ये समझेंगे कि आपके लिए बीटीएसटी के ट्रेड कहां पर बनेंगे, यानी कि परसों की तैयारी आपको अभी करनी है, तो शेयर पहचान लीजिए छोटे से ब्रेक के बाद। 3:15 हो चुके हैं। बीटीएसटी कॉल्स ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले एमआरपीएल के नतीजे आ गए हैं। स्क्रीन के निचले हिस्से में आप देख सकते हैं कि नतीजे किस तरह के रहे। नंबर से एक बार आपको बता देता हूं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 627 करोड़ से बढ़कर 1,451 करोड़ का हुआ है Q-on-Q बेसिस पे। तो मुनाफे के नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे। हो सकता है कि कुछ इसमें वन ऑफ वगैरह हो, वो चेक करना होगा, लेकिन मुनाफे के नंबर प्राइमा फेसी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है इसके पीछे। और डिकोड करने की कोशिश करेंगे और डेटा आने देते हैं, फिर बाकी नंबर्स किस तरह के दिखते हैं। लेकिन कंसोलिडेटेड आय का नंबर अगर आप देखें तो यहाँ पर 22,649 करोड़ से बढ़कर जो कंसोलिडेटेड आय है 24,712 करोड़ के आसपास हो गया है। एक बार अविनाश जी, एमआरपीएल को लेकर आपकी राय क्या है? नतीजों के बाद एक शार्प अप मूव दिख रहा है, 11% की तेजी दिख रही है। फंडामेंटली एमआरपीएल को लेकर आपकी राय सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए नतीजे तो काफी अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक एक्सपेक्टेशन भी थी विश्वमोहन की ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो तीसरे तिमाही में आएंगे वो सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अच्छे आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आपको शायद दूसरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से स्टॉक डेफिनेटली इस ऐसे रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा रीरेट जरूर होगा। आगे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी, क्योंकि आने वाले क्वार्टर में ऑयल के प्राइसेस किस प्रकार से बिहेव करेंगे, ऑयल की कीमतें अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। बट ओवरऑल आई थिंक नंबर्स इन लाइन है और मेरे ख्याल से मार्केट डेफिनेटली इसको अच्छा सेंटिमेंटली बूस्ट अप देगा। 10-11% का अपमूव है। मेरे ख्याल से शायद फ्राइडे को भी स्टॉक ऊपर ही रहना चाहिए। उसके बाद जब कमेंट्री और कॉन्फ्रेंस कॉल होगा उसके बाद फ्रेश रिव्यू लेंगे। ओके, तो मार्जिन के नंबर भी आ गए, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इविटा काफ़ी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुनाफे में तो डबल से ज़्यादा की ग्रोथ दिख रही है और स्टॉक 11% ऊपर है। हालांकि उम्मीद भी इस तरह की थी जैसा अविनाश जी कह रहे थे। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स ले लेते हैं। गौरव जी, आपकी तरफ से बीटीएसटी कॉल्स क्या हैं आज? विष्णु जी, मुझे कल के गिग वर्कर्स की न्यूज के आने के बाद से अच्छी रिकवरी इटर्नल के शेयर में आई है। बहुत शानदार लग रहा है। 299 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, उसको करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी नजदीक ही प्लेस करना है, दैट इज अराउंड 294 और 312-313 के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। ओके, तो एक अच्छी तेजी यहाँ से आपको उम्मीद लग रही टर्नल में। ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट थी वो भी काफ़ी टर्नल को लेकर पॉजिटिव आ रही थी और पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा था एफआईआईज की भी बिकवाली इस स्टॉक में आई थी, लेकिन अब ये बायर्स की रडार पर आ रहा है। कुणाल जी, आप बताइए आपकी तरफ से बीटीएसटी कॉल्स। मेरी ओर से बीटीएसटी कॉल की बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एंजल वन है एंड आप देखिए स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम आज हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक 2518 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉक ने अच्छा खासा बॉटम भी बना दिया है और एक अच्छा खासा गिरावट के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक ने अपने आप को संभाला हुआ है। खरीदारी करके चले एंजल वन। प्रेजेंट लेवल 2517 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली खरीद के चलना चाहिए। लोअर लेवल पे हम जो ऐसा मेंटेन करके चलेंगे 2440 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, 2590 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है कल आने वाले ट्रेडिंग सत्र में। अगर ये ब्रेक हुआ
तो वन वे डायरेक्शन में 2700 भी ब्रेक कर सकता है। जो वॉलेटिलिटी स्टॉक में हमें देखने को मिली है, एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 2590 टू 2700 टारगेट्स। सो यस, एंजल वन यहाँ से बीटीएसटी करके चलने की सलाह रहेगी। एंजल वन यहाँ पर बीटीएसटी कॉल आपकी तरफ से है। सौमिल जी आप बताइए आपकी तरफ से बीटीएसटी कॉल। सौमिल जी अनम्यूट कीजिएगा, बीटीएसटी कॉल लोग जानना चाह रहे हैं। अपॉलजीज मेरा जो स्टॉक रहेगा वो ऑन द सेल साइड रहेगा। अगेन ऑन द शॉर्ट साइड आईईएक्स में 2040 डेली मूविंग एवरेज के आज नीचे क्लोज हो रहा है और रेजिस्टेंस 200 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले ही एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला है। मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा नीचे की तरफ। छोटा सा कंसोलिडेशन इस समय हो रहा है, मुझे लगता है वो भी नीचे की तरफ ही टूटेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 145 पर और नीचे में जो टारगेट होगा वो 130 का होगा। ठीक है, आईएक्स को लेकर ये व्यू एसटीबीटी की कॉल है, टारगेट होगा 130 रुपए का आईएक्स में। ठीक है, ये बीटीएसटी तो हो गए आज। अच्छा, एक राय जरा मुझे ना एंजल वन के शेयर पर लेनी है। एंजल वन आज अच्छी स्ट्रेंथ हमने देखी है शेयर में, 2500 रुपए के ऊपर शेयर का भाव निकला और पोजीशंस अच्छी बनी है एंजल वन के शेयर में। राय गौरव जी आपकी, आप भी जरा। अच्छा, एंजल वन पे कुणाल जी की भी ट्रेडिंग कॉल है 2590 के टारगेट, क्या भी सहमत है आप भी? आपको भी लगता है कि तेज रफ्तार से चलेगा शेयर ये? बिल्कुल, मैं कुणाल जी से सहमत हूँ। अच्छा खासा मोमेंटम पिछले 3 दिन में देखा है, कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम दिखाई दे रहा है। समवॉट 2625 के आसपास के लेवल्स इसके अंदर दिखाई देते हैं, तो आई थिंक कुणाल जी का टारगेट जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है, ये राय हो गई एंजल वन की शेयर को लेकर। डेल्टा कॉर्प आज सुबह के सत्र में हम देख रहे थे और ऐसा लगा कि डेल्टा कॉर्प शायद संभलने के लिए तैयार है और आज थोड़े से ना वोलेटाइल मार्केट में भी लगभग 5% के आसपास की तेजी रही। अविनाश सर, आपका व्यू डेल्टा कॉर्प को लेकर? काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि रेगुलेटरी चैलेंजेस रहे हैं, कारोबार को लेकर सवाल खड़े हुए, शेयर बहुत ज़्यादा पिटा। अब लगता है आपको कि कोई वैल्यू है इसमें या फिर कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में कोई आपको ऐसी सिल्वर लाइनिंग जो दिख रही हो? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव होना था वो तो अभी प्राइस में दिख रहा है और अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर मुझे लगता है कि अगर वाले हैं तो वहां से भी थोड़ा बहुत कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अक्टूबर टू दिसंबर ये एक बड़ा पीक सीजन होता है मेरे ख्याल से इनके बिजनेस के लिए। तो होपफुली अगर ये क्वार्टर का नंबर अच्छा आता है और ट्रैक्शन बाद में बिजनेस का बढ़ता है तो डेफिनेटली एट डेस लेवल रिस्क होने का बहुत कम है। तो जिनके पास ज्यादा रिस्क एपिटाइट है वो थोड़ा सा इस लेवल पे भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं कि जो रेगुलेटरी इशू है, जो जीएसटी के केस को लेके, वो अभी भी केस चल रही है, तो अभी भी उसमें कुछ सोल्यूशन निकला नहीं है। तो मार्केट थोड़ा सा रुक के ही यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि जब तक वहां पे पूरी क्लैरिटी आती नहीं है अभिषेक, तब तक यहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम बिल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा। बट डेफिनेटली आई थिंक एट दिस लेवल जिनको हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी है वही यहाँ पे एक छोटा एंट्री मार सकते हैं। ठीक है, डेल्टा कॉर्प को लेकर ये व्यू हो गया। आज हम देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली जो कंपनीज हैं वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दिखाई देगा। हमने पॉलीकैब की बातचीत की, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आप गिरावट देखेंगे। वोल्टास में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से नरमी आ रही है और शेयर आ गया है फिर से 1450 रुपये के आसपास। तो एक तरफा एक तेज़ी बनी और हम देख रहे हैं कि फिर वन साइडेड फिर फॉल भी आ रहा है वोल्टास के शेयर में। राय सौमिल जी आपकी, वोल्टास में अगर किसी के पैसे बन रहे हो तो क्या निकल जाए एक बार, जो भी मिल रहा हो समेट के उसको? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड किया है तो डेफिनेटली निकलना चाहिए। मीडियम टर्म में अगर ट्रेड किया है तब भी निकलना है, क्योंकि वीकली में नेगेटिव क्लोज आने वाला है। फ्राइडे के सेशन में अगर ये क्लोज ऊपर नहीं आया तो लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है ऑन द डेली चार्ट्स। आई थिंक द बाउंस इज ओवर फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट हैं तो नीचे में जो पहला टारगेट होगा वो 1380 पे होगा। ये 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया है इस समय 1580 1520 के आसपास, 1540 एक्चुअली, ये एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है वोल्टास के लिए। अगर नई बाइंग करनी है तो इसके ऊपर ही करना है आफ्टर द ब्रेकआउट।
ओके, तो वोल्टास को लेकर ये राय स्वामी जी की तरफ से आ गई है, लेकिन अब उन खबरों को जान लेते हैं जो बाजार बंद होने के बाद या कल आने वाले हैं, और बाजार जब 16 जनवरी को खुलेंगे तो बाजार पर इसका क्या असर होगा, यही समझते हैं तृप्ति के साथ। तृप्ति हमारी सहयोगी बनी हुई है। तृप्ति, बताइए कौन कौन से वो इवेंट्स हैं जिन पर बाजार की नज़र रहेगी? जी हाँ, कल के और 16 जनवरी के इम्पोर्टेंट इवेंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कल के इवेंट्स देखें तो अमेरिका में आप देखेंगे कल बेरोजगारी के दावे के आंकड़े आने वाले हैं। जापान की बात करें तो यहाँ पर पीपीआई डेटा आएगा। साथ ही यूरोप में आप देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े यहाँ पर भी आने वाले हैं। तो इन तीनों ही आंकड़ों पर अपनी नज़र रखिएगा। इंडियन मार्केट्स का रुख करते हैं तो देखिए यहाँ पर ट्रेड डेटा और बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले हैं। इसके अलावा एंजल वन में कंपनी शेयर विभाजन पर विचार कर सकती है। अजमेरा रियल्टी में 1 पर 5 कंपनी एक्स स्टॉक्स यहाँ पर स्प्लिट करने वाली है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस और जियो फाइनेंस के नतीजे कल आने वाले हैं, तो इन नतीजों पर नज़र रखिएगा। इसके अलावा एंजल वन, MRPL, L&T टेक के नतीजे भी आएंगे। साथ ही अगर ग्लोबल कंपनीज की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और ब्लैक रॉक यहाँ पर अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी। ये थे 15 जनवरी के इवेंट्स, लेकिन 16 जनवरी के कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जिन पर बाजार की नज़र रहेगी? तो देखिए, अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आने वाले हैं। फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े इंडियन मार्केट्स में आएंगे क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा। इसके अलावा भारत कोकिंग कोल के IPO की लिस्टिंग होने वाली है। अमागी मीडिया लैब्स का IPO यहाँ पर बंद होगा। पैसा लगाने का आखिरी दिन यहाँ पर 16 जनवरी को रहेगा। निफ्टी कंपनी टेक महिंद्रा, विप्रो और रिलायंस अपने तीसरी तिमाही के नतीजे 16 जनवरी को जारी करेगी। इसके अलावा अन्य कंपनियों की बात करें तो पूनावाला फिनकॉर्प, L&T फाइनेंस, पॉलीकैब, टाटा टेक्नोलॉजीज और फेडरल बैंक भी अपने तिमाही नतीजे यहाँ पर 16 जनवरी को जारी करेगी। ये थे कल के और 16 जनवरी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इन पर अपनी नज़र ज़रूर बनाकर रखिए। शुक्रिया तृप्ति, ये पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए और बता देने के लिए कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कल और परसों आने वाले हैं। चलिए, लेकिन एक स्टॉक है आज दिग्गजों में, NTPC का आज अच्छी तेजी है, 3.5% के आसपास की तेजी है। क्या राय यहाँ पर अविनाश जी NTPC को लेकर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एक NTPC डेफिनेटली एक लार्ज कैप स्टॉक है और जिस एरिया में ये काम करता है वहाँ पे दिग्गज प्लेयर है। मुझे लगता है कि मार्केट शायद Q3 नंबर्स डिस्काउंट कर रही है और ओवरऑल पावर के स्पेस में मुझे लगता है कि जिस प्रकार की स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी और ग्रोथ पोटेंशियल है, लग तो रहा है कि बजट में भी कुछ अच्छे अनाउंसमेंट आने की उम्मीद है। ओवरऑल मुझे लगता है कि जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश नजरिया हम Q3 नंबर्स के बाद लेंगे, तो तब तक मेरे ख्याल से होल्ड करे, पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी यहाँ पे काफी इंटैक्ट है। ठीक है, NTPC को लेकर ये व्यू अविनाश जी की तरफ से। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और लगभग 1 मिनट के आसपास का समय रह गया है। आज का जो सत्र रहा काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा, काफ़ी ज़्यादा हमने उतार चढ़ाव देखा और निफ्टी 25,800 तक भी गया लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। निफ्टी बैंक की बात करें 59,800 तक गया, वहाँ टिक नहीं पाया और दोनों के दोनों इंडेक्स इस वक्त लाल निशान में क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी में 60 अंकों की नरमी और निफ्टी बैंक की बात करें तो मामूली सी गिरावट हम देख रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी क्लोजिंग होते होते टुवर्ड्स गिरावट वाले शेयरों की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो गया। 1514 शेयर हम देख रहे हैं कि इस वक्त नरमी वाले हैं। 1390 शेयर आपको तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। टाटा स्टील टॉप गेनर रहा, करीब 3.5% के आसपास को उछाल और टाटा स्टील के साथ हमने देखा कि हिंडाल्को हो गया या फिर वेदांता, नाल्को, सेल, ये तमाम शेयर आज दौड़ लगाए और निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है वो पहुंच गया है नए हाइस पर। पिछले 1 साल में लगभग 40% के आसपास को उछाल आए हैं। इसके अलावा सरकारी बैंकों में अच्छा मोमेंटम बना। PNB का शेयर चला, यूनियन बैंक के नंबर अच्छा, यूनियन बैंक के शेयर ने अच्छी दौड़ लगाई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, ये तमाम शेयर आज के सत्र में चलते दिखाई दिए। तो ये कुछ गिने चुने खेमे थे जहाँ पर आज के सत्र में बाइंग आई। अदरवाइज माहौल आज के सत्र में नेगेटिव था। नेगेटिविटी ज़्यादा कहाँ पर थी? नेगेटिविटी ज़्यादा थी, हमने देखा कि रियल एस्टेट में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, IT में और ऑटो में, ये शेयर आज के सत्र में हमें पिटते हुए दिखाई दिए। अगर हम आज के लिए बड़े मूवर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि आज टाटा एलेक्सी ज़्यादा कमज़ोर हुआ अपने नतीजों के बाद। इसके अलावा हमने देखा कि वी गार्ड में 3% गिरावट, पॉलीकैब भी टूटा। तो इसके अलावा हैवेल्स में हमने कमजोरी देखी। ये कुछ शेयर्स रहे आज कमजोर रहे। वेस्टलाइफ फूड का शेयर आ गया है 500 रुपये के नीचे, लेकिन जहां पर बाइंग रही MRPL के नंबर स्ट्रॉन्ग, शेयर ये 7% चढ़ा। यूनियन बैंक 7% चढ़ा। वेदांता में 6% का जबरदस्त उछाल, रिकॉर्ड हाई पर यह शेयर पहुंच गया है। 750 रुपये के भाव इसके हो गए हैं। हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक दोनों में अच्छी तेजी आई, लगभग 5% के आसपास की। और MCX में भी 5% से ज्यादा की स्ट्रेंथ रही, 24 रुपये के ऊपर निकलकर MCX ने बनाया है नया रिकॉर्ड।
तो ये रही है बाजार की स्थिति। लेकिन हम देखेंगे कि कल बाजार की छुट्टी है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के चुनाव हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं या फिर किसी और शहर में आप रहते हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा। और इसी के चलते भी छुट्टी दी गई है ताकि बाजार का प्रेशर ना रहे और आराम से अपने वोट आप कास्ट कर पाएं स्टेट के और अपने महापालिकाओं के डेवलपमेंट के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो को समेटने का समय हो गया है। परसों बाजार फिर से खुलेंगे, उसके बाद फिर से 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो एक तरह से अब ये लॉन्ग वीकेंड जैसा मामला हो गया। देखते हैं कि वॉल्यूम वगैरह किस तरह के रहते हैं। अदरवाइज नंबर्स पर फोकस बना रहेगा। 16 तारीख को हैवी वेट रिलायंस के नतीजे आएंगे, हालांकि वो भी आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो उसका जो असर आएगा फिर वो अगले हफ्ते में आएगा। लेकिन नंबर का सिलसिला जारी है। कुछ छोटे मोटे बैंकिंग और टीसीएस वगैरह के नंबर आ गए हैं, लेकिन अभी भी पिक्चर का इंतजार हम कर रहे हैं कि क्या ट्रेंड इमर्ज हो रहा है क्वार्टर 3 के रिजल्ट से। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटने का समय हो गया है। गौरव जी, अविनाश जी, कुणाल जी, सोमिल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और विस्तार से तमाम शेयरों पर और बाजार के ट्रेंड्स पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल विश्व मोहन पर मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए टी9 स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। नमस्कार।